चलिए आज हम आगे बढ़ते हैं। ये हमारा एक लास्ट टॉपिक है, सार्थक अंक तथा कोटिमान। बढ़िया चैप्टर है, ये बढ़िया टॉपिक है। ये इसका जोड़ घटाना गुणा भाग सब सिखाएंगे आप लोगों को। चलिए शुरू करते हैं। सार्थक अंक, सार्थक अंक क्या होता है वो सुनिए। किसी भी संख्या को लिखेंगे आप लोग क्या, सार्थक अंक। किसी भी संख्या को जितने अंकों में, किसी भी संख्या को जितने अंकों में ऐसे लिख सकते हैं, किसी भी राशि को माप में, किसी भी संख्या के जितने अंकों में शुद्ध रूप से व्यक्त किया जाता है, किसी भी संख्या को जितने अंकों में शुद्ध रूप से व्यक्त किया जाता है उसे सार्थक अंक कहते हैं। क्या लिखेंगे? किसी भी संख्या को जितने अंकों में शुद्ध रूप से व्यक्त किया जाता है उसे हम लोग कहते हैं क्या, सार्थक अंक कहते हैं। अब मेरी बात समझिए, क्या आगे बढ़ेंगे। इसमें अब हम लोग पढ़ेंगे कि सार्थक अंक ज्ञात कैसे करते हैं। सार्थक अंक ज्ञात करने के नियम अभी लिखवाएंगे अभी आप लोगों को। तो सबसे पहले आप लोग जान लीजिए, किसी भी संख्या को जितने अंकों में, किसी भी संख्या को जितने अंकों में शुद्ध रूप से व्यक्त किया जाता है उसे हम लोग कहते हैं क्या, सार्थक अंक कहते हैं। अगला हेडिंग है हम लोग का सार्थक अंक ज्ञात करना। आखिर सार्थक अंक कैसे ज्ञात करेंगे इस चीज को हम लोग सीखते हैं। सार्थक अंक कैसे ज्ञात करेंगे इस चीज को जानने की कोशिश करते हैं। हेडिंग बना लीजिए, सार्थक अंक ज्ञात करना। हेडिंग क्या बनाएंगे आप लोग, सार्थक अंक ज्ञात करना। समझिए, पहला, सभी अशून्याङ्क सार्थक अंक होते हैं। पहला क्या हो गया होगा कि सभी अशून्याङ्क जो होते हैं वो क्या होते हैं, सार्थक अंक होते हैं। जैसे मेरी बात समझिए, एक अब लोगों के मन में डाउट आएगा कि सर अशून्याङ्क क्या होते हैं। अशून्याङ्क क्या होते हैं, तो जो भी हमारे नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मैंने क्या बोला कि सभी अशून्याङ्क जो होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, सार्थक अंक होते हैं। हेडिंग द सार्थक अंक, किसी भी संख्या को जितने अंकों में शुद्ध रूप से व्यक्त किया जाता है उसे हम लोग सार्थक अंक कहते हैं। किसी भी संख्या को क्या, जितने अंकों में शुद्ध रूप से व्यक्त किया जाता है उसे हम लोग सार्थक अंक कहते हैं। सार्थक अंक ज्ञात करने के नियम में पहला है कि सभी शून्याङ्क जो होते हैं वो हमारे सार्थक अंक होते हैं। पहला हम लोग क्या देखे बेटा, हम लोग ये देखे कि सभी शून्याङ्क जो होते हैं क्या होते हैं, सार्थक अंक होते हैं। समझिए, अब एक मन में आपकी डाउट होगा कि सर शून्याङ्क क्या होते हैं। तो जो भी हमारे नंबर होते हैं ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सभी नंबर क्या होते हैं बेटा, अशून्याङ्क होते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। जैसे एग्जांपल समझाने की कोशिश कर रहे हैं आप लोगों को। समझिए, जैसे मैंने लिख दिया 2.345। अगर मैं आपसे पूछूं कि बाबू ये बताइए आप लोग कि इसमें सार्थक अंक कितने हैं,
तो आप आराम से इस नंबर को काउंटिंग कीजिएगा, 1 2 3 4। तो सार्थक अंक कितने हुए बेटा? 4। ठीक है, और मैं एक दूं 3.67842। अगर इसमें मैं आपसे सार्थक अंक पूछूंगा तो कहेंगे बाबू कि 3 3 6। तो पहला आप लोगों को समझ में आ गया क्या कहा मैंने, कि किसी सभी अशून्य अंक जो होते हैं वो क्या होते हैं? सार्थक अंक होते हैं। दूसरा चीज समझने की कोशिश करते हैं। दूसरा नंबर क्या है? दो अशून्य अंकों के बीच, क्या हो? दो अशून्य अंकों के बीच लिखे गए सभी शून्य सार्थक अंक होते हैं। दो अशून्य अंकों के बीच लिखे गए सभी शून्य क्या होते हैं? सार्थक अंक होते हैं। मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। मैंने क्या बोला कि दो अशून्य अंकों के बीच लिखे गए सभी शून्य सार्थक अंक होते हैं। यहाँ पे एग्जांपल दिखाएंगे 3.456 में सार्थक अंक हो गया 4। अब देखिए एग्जांपल समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। जैसे मैंने लिख दिया 3 5। अगर मैं एक जीरो बढ़ाऊंगा तो इसको हम लोग कहेंगे कितना? 305। 2 जीरो बढ़ाएंगे तो 3005। 3 जीरो बढ़ाएंगे तो 30005। ठीक है, तो जितना जीरो बढ़ाते जाएंगे उसमें सार्थक अंकों के मान क्या होता जाएगा बाबू? सार्थक अंकों का मान क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। तो दूसरा टॉपिक आप लोग याद रखिएगा कि दो अशून्य अंकों के बीच लिखे गए सभी शून्य सार्थक अंक होते हैं। क्या बोला मैंने ये बोला कि दो अशून्य अंकों के बीच लिखे गए सभी शून्य जो होते हैं वो हमारे क्या होते हैं? सार्थक अंक होते हैं। क्लियर? आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। अगला तीसरा नंबर, यहाँ पे एग्जांपल साइड में लिख दे रहे हैं आपको। 3.6750। ठीक है, या 305। ठीक, 3005। ये अब आगे बात करते हैं तीसरा। अशून्य अंक के बाद लिखे गए सभी शून्य सार्थक अंक होते हैं। अशून्य अंक के बाद लिखे गए सभी शून्य सार्थक अंक होते हैं। मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। जैसे अगर मैं लिख दूं यहाँ पे 460, इसमें सार्थक अंक कितने हो जाएंगे? 3। 4600 लिख दूं, सार्थक अंक कितने हो जाएंगे? 4। 46000 लिख दूं तो सार्थक अंक कितना हो जाएगा? 5। याद रहेगा? चलिए अगला लास्ट चौथा टॉपिक देखिए। चौथा टॉपिक याद कीजिएगा, दशमलव बिंदु के पहले कोई अशून्य अंक नहीं है, कोई शून्य अंक नहीं है, तो दशमलव बिंदु के बाद आने वाले अशून्य अंक पहले के
रखें सभी पहले लिखे गए सभी शून्य सार्थक अंक से पहले लिखे गए सभी शून्य सार्थक अंक नहीं होते हैं। मैंने क्या बोला? मैंने ये बोला, अच्छा कट रहा है, ठीक ठीक समझिए। चौथा यहां लिखते हैं कि दशमलव बिंदु के पहले आने से दशमलव बिंदु के बाद आने वाले और शून्य अंक से पहले लिखे गए शून्य सार्थक अंक नहीं होता है। लिखा गया शून्य क्या होता है? वो सार्थक अंक नहीं होता है। जैसे एग्जाम्पल समझने की कोशिश कीजिए। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं 0.0000345 तो इसमें सार्थक अंक कितना होगा? 3 होगा। इसमें सार्थक अंक कितना होगा बाबू? 3 होगा। अभी आप लोगों ने क्या पढ़ा? अभी आप लोगों ने ये पढ़ा कि सार्थक अंक हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे। क्या पढ़ा वो? सार्थक अंक कैसे ज्ञात करेंगे। तो पहला टॉपिक आप लोगों ने इसमें क्या पढ़ा? तो पहला टॉपिक हम लोगों ने ये पढ़ा कि सभी अशून्य अंक जो होते हैं वो क्या होते हैं बाबू? सार्थक अंक होते हैं। सभी अशून्य अंक क्या होते हैं? सार्थक अंक होते हैं। दूसरा ये है बाबू कि दो अशून्य अंकों के बीच लिखे गए जो सभी शून्य होते हैं, दो शून्य अंकों के बीच लिखे गए सभी शून्य क्या होते हैं? सार्थक अंक होते हैं। तीसरा टॉपिक हम लोगों ने देखा अशून्य अंक के बाद लिखे गए सभी शून्य जो होते हैं वो क्या होते हैं बाबू? सार्थक अंक होते हैं। चौथा, दशमलव बिंदु के पहले कोई अशून्य अंक नहीं है तो दशमलव बिंदु के बाद आने वाले अशून्य अंक से पहले लिखे गए सभी शून्य हमारे सार्थक अंक होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा एक दो क्वेश्चन करते हैं। सार्थक अंकों का जोड़ करेंगे, सार्थक अंकों का घटाना करेंगे और गुणा भी करेंगे। देखिए जैसे 27.8 1.324 0.66। अब मैं इससे कहूं आपसे इसका योग बताइए। क्या बताइए बेटा? योग बताइए तो कितना होगा? देखिए ये हो गया 4, ये हो गया 8, ये हो गया 8 3 11 6 17 7 1 7 1 8 1 9 29.7 आया। लेकिन एक बात समझिएगा, जोड़ करने का नियम मैं समझा रहा हूं, आप लोगों को समझने की कोशिश कीजिएगा। इसको हम लोग जैसे सिंपल जोड़ करते हैं उसको सिंपल जोड़ हम लोग कर लेंगे। सिंपल जोड़ करने के बाद सिंपल जोड़ करने के बाद हम देखेंगे कि दशमलव के बाद सबसे कम अंक किसमें है और कितना है। तो अगर हम तीनों का ये स्टडी किए तो हम देखें कि दशमलव के बाद इसमें एक स्थान है, तो इसमें भी हम लोग दशमलव के बाद केवल एक स्थान तक रखेंगे। तो फिर ये बाकी दो का क्या करेंगे? क्वेश्चन उठता है ना। ठीक है, जब क्वेश्चन उठता है बेटा तो हम लोग क्या करेंगे कि जो ये संख्या दिया है अगर 5 से कम है तो उसको निगलेक्ट कर देंगे, उसको छोड़ देंगे। अगर 5 से अधिक है तो उससे पहले वाली संख्या में एक जोड़ देंगे। जैसे ये 4 है, इसको निगलेक्ट कर देंगे। 8 है ना, 5 से अधिक है तो इसको निगलेक्ट करके यहाँ पे एक जोड़ देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 29.8।
अगर ये सब मीटर में है तो मीटर में लिखेंगे, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में लिखेंगे। बात समझने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले हम लोगों को जब जोड़ निकलने के लिए कहेगा तो सिंपल जोड़ कर लेंगे। सिंपल जोड़ करने के बाद क्या बाद हम देखेंगे कि दशमलव के बाद सबसे कम अंक किसमें है, और जिसमें सबसे कम अंक होगा दशमलव के बाद उतना ही स्थान रखेंगे, और उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग पॉइंट के बाद इतना स्थान रखने के लिए जो संख्या है उसको हम लोग निगलेक्ट करेंगे। अगर संख्या 5 से छोटी है तो उसको छोड़ देंगे, 5 से बड़ी है तो पीछे वाली संख्या में एक छोड़ देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात कर रहे हैं क्या बाबू, अगर मैं कहूं कि 12.192 सेंटीमीटर में से आप कितना घटाइए 9.7, ये 0 0 हो गया, पॉइंट के बाद एक स्थान ही मानेंगे, 2 9 11 11 11 में 7 जाएगा 4, 11 में से 7 जाएगा कितना 4। अब समझिए 4 हो गया, ये पॉइंट हो गया, यहाँ पे 12 में से 9 जाए, यहाँ पे हो गया क्या 11 11 में से 9 हो गया 2 दशमलव क्या है बाबू 4। लेकिन हमें पॉइंट के बाद कितना स्थान था 1, तो ये 2 नंबर है तो एक इसको डिलीट करेंगे, 9 है तो इसको डिलीट करेंगे, एक यहाँ जोड़ देंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 2.5। आंसर कितना होगा 2.5। आगे की बात करते हैं। चलिए आगे हम बात करते हैं। क्वेश्चन है गुणा एक आयत की लंबाई, एक आयत की लंबाई, एक आयत की लंबाई 4.3 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 3.12 सेंटीमीटर है, तो क्षेत्रफल की गणना कीजिए। किसकी गणना कीजिए बाबू क्षेत्रफल की। तो आपको बताया चुका है कि आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई, तो 4.3 गुणे 3.12, इसको गुणा करेंगे आप, तो गुणा कर लेते हैं हम लोग। 312 गुणे 43, 3 दिन 6 9 8 4 12 13 6 3 8 11 9 4 13 1 14 1 12 1 13 1, तो पॉइंट कितना, पॉइंट हमारा कितना है 3, तो 13.416 आया वो, कितना आया 13.416 आया, कितना है वो 13.416 आया। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे इसमें पॉइंट कितना लगाना है। एक बात समझिए 13.416 आया, तो इसमें देखेंगे कि हमारे पॉइंट के बाद सबसे कम अंक 1 है, तो हम लोग पॉइंट के बाद ही केवल एक स्थान तक रखने की कोशिश करेंगे। तो ये देखेंगे कि ये नंबर जो 6 है 5 से अधिक है, तो इसमें एक जोड़ देंगे तो ये 2 होगा, और फिर इसमें जोड़ेंगे तो ये कट जाएगा, ये आंसर हमारा हो जाएगा 13.4। आंसर कितना हो जाएगा वो 13.4। ठीक है, और एक भाग देख लेते हैं, उसके बाद एक टॉपिक छोटा सा है उसको हम क्लियर कर देंगे। क्वेश्चन ये है, एक वस्तु 9 सेकंड में, एक वस्तु कितना एक वस्तु 9 सेकंड में 10.3 सेंटीमीटर चलता है, तो चाल की गणना कीजिए। किसकी गणना कीजिए चाल की। तो चाल बराबर आप जानते हैं कि दूरी बटा समय, तो 10.3/9 डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 1.9 गणे 9 1 9 फिर 2 9 2 18 1.12 आएगा ना। लेकिन इसका आंसर होगा केवल 1,
क्योंकि पॉइंट के बाद इसमें नीचे वाले में एक भी पोजीशन नहीं है, तो जब पॉइंट के बाद एक भी पोजीशन नहीं है तो हम लोग दशमलव के बाद कोई अंक नहीं रखेंगे। ठीक है, ये रहा हमारा भाग। तो मैंने क्या बताया, जोड़ घटाना गुणा भाग सबका आपको सिंपल जोड़ घटाना गुणा भाग आता होगा, तो ऐसे आप लोग गुणा भाग कर लेंगे। और क्या, उसके बाद ये देखेंगे कि दशमलव सबसे कम किसमें है। अगर दशमलव के बाद एक अंक है तो आंसर में दशमलव के बाद एक स्थान रखेंगे। अगर दशमलव एक के बाद एक भी स्थान नहीं है तो हम लोग दशमलव नहीं लगाएंगे अपने क्वेश्चन में। ठीक है, लास्ट टॉपिक आज का हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है कोटिमान। बहुत छोटा टॉपिक है, 2 मिनट का है, बस देख लीजिए आप लोग। कोटिमान क्या है, तो आखिर कोटिमान की जरूरत क्या पड़ी, तो सुन लीजिए। तो बड़ी से बड़ी राशियों को हम लोग 10 टू द पावर n के घात के रूप में लिखना क्या कहलाता है। तो ऐसे भी कह सकते हैं, किसी भी संख्या को m गुणे 10 के पावर n के रूप में, किसी भी संख्या को m गुणे 10 के पावर n के रूप में लिखना क्या कहलाता है बाबू, कोटिमान कहलाता है। किसी भी संख्या को m गुणे 10 के पावर n के रूप में लिखना क्या कहलाता है, कोटिमान कहलाता है। जैसे मैं कहूं आपसे इसको लिखिए, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 3.6 गुणे 1 2 3 4 5 10 के पावर 5। ठीक है, अगर मान के चले कि 1000 है तो इसको 10 के पावर 3 लिखेंगे। 10,000 है तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1 गुणे 10 के पावर 3 इसको लिख देंगे, 1 गुणे 10 के पावर 4 लिख देंगे। तो वैसे ही इसके बाद जितना जीरो है 1 2 3 4 5 अंक है, तो 10 के पावर 5 लगा देंगे। तो यही तो है कोटिमान। किसी भी संख्या को m गुणे 10 के पावर n के रूप में लिखना है क्या कहलाता है, कोटिमान कहलाता है। और इसमें एक छोटा सा टॉपिक आपसे पूछता है कि घात कितना होगा। घात क्या होता है वो इस चीज को समझिए। जैसे यहाँ 10 के पावर 5 घात है तो यहाँ पे 5 है, लेकिन एक शर्त है, यहाँ पे जो m होता है हमारा ना, m का मान अगर 3.16 से छोटा है या बराबर है, उस कंडीशन में हम लोग 10 के पावर n के रूप में कोई वही नंबर हो जाएगा। लेकिन जब 3.16 से जब संख्या बड़ी हो जाएगी, जैसे एग्जाम्पल समझ लीजिए, मैंने लिख दिया 5 गुणे 10 के पावर 6। अगर मैं कहूँ इसका कि घात बताइए, तो घात आप डायरेक्ट लिखेंगे 10 के पावर 6। लेकिन ये जो संख्या है हमारा m है, ये 5 है, ये 3.16 से बड़ी है, तो 1 जोड़ देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 10 के पावर 7। ठीक है बेटा, हम लोगों ने क्या देखा, कोटिमान। किसी भी संख्या को m गुणे 10 के पावर n के फॉर्म में लिखना ही क्या कहलाता है, कोटिमान कहलाता है। और यहाँ से हम लोग कोटिमान निकाल लेंगे। अगर m का मान 3.16 से क्या है, छोटा है या बराबर है, तो हम लोग जो पावर है उसमें कुछ ऐड नहीं करेंगे। अगर इससे बड़ा है तो हम लोग क्या करेंगे, संख्या को क्या कर देंगे, परिवर्तित करके 10 के पावर ऋण में एक घात हम लोग जोड़ देंगे। इस नियम को, रूल को याद रखिएगा। ठीक है, इस तरह से हमारा चैप्टर जो हुआ कंप्लीट हुआ। और एक बात, आप लोगों को क्वेश्चन सहित पीडीएफ दिया जा चुका है, नहीं तो फिर हम शाम को कल डलवा देंगे आप लोगों को। और अगली बार से मैं खुद नोट्स बनाऊंगा, अगले चैप्टर से मैं खुद आप लोगों को दूंगा। ठीक है, तब तक के लिए रहने देते हैं। थैंक यू।